वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 में जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ है आपकी प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं 2022-23 के, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। और उसी में देखिए, जो इससे पहले वाली क्लास आई थी उसमें मैंने 25 जनवरी 2023 का पेपर करवाया था। तो आज हम उससे एक पहला पेपर जो हमारा रह गया था 24 जनवरी 2023 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जब आप पेपर देने जाएंगे जुलाई में, तो अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प जो है आपको एग्ज़ाम में होगी, क्योंकि एक तो आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका समझ में आएगा और 50% क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही रिलेट करते हुए जो है देखने को मिलेंगे। अगर आपको साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल ID के थ्रू भी मेरे से नोट्स ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर डायरेक्ट 9411662115 पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स के रिगार्डिंग आपको 120 रुपीज़ पे करने होंगे और आपको जो नोट्स हैं साथ में 2021-22 के जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए थे वो विद आंसर्स, और ये जो अभी लेटेस्ट वाले हुए हैं 2022-23 विद आंसर्स, ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन 24 जनवरी में जो बना। फर्स्ट क्वेश्चन था, डैश इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एंड सीक्रेट डैश विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ डैश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? वो लीवर होता है, यकृत होता है। और ये क्या सीक्रेट करता है? ये जो है बाइल जूस, जो पितरस होता है, ये सीक्रेट करता है। और इस जो बाइल जूस है इसमें कोई भी एंजाइम जो है वो नहीं पाया जाता। और ये किस में मदद करता है? देखिए, ये जो लीवर बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है ये टेम्पररी जाकर स्टोर होता है कहाँ? हमारे गैल ब्लैडर में, पित्ताशय में। और ये तब तक स्टोर रहता है जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कंप्लीट डाइजेशन हो रहा होता है। तो वहाँ पर फैट के डाइजेशन में, क्योंकि फैट जो है, जो वसा है, वो डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस फैट के, उस वसा के कंप्लीट डाइजेशन के लिए, कंप्लीट पाचन के लिए उस समय स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो छोटी आंत है, उसको ज़रूरत होती है किसकी? बाइल जूस की। तो गैल ब्लैडर से वो निकलता हुआ बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है और वहाँ फैट के डाइजेशन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। पैनक्रियाज तो आपको पता ही है, ये जो है डायबिटीज़ से संबंधित है और इंसुलिन हार्मोन जो है वो वहाँ पर पैनक्रियाज में सीक्रेट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। बहुत ही ज़्यादा पैनक्रियाज वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ उठा के दे दिया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। आर्टरीज और वेन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, धमनी और शिरा से क्वेश्चन बनेगा। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी आर्टरीज जो है ऐसा नहीं करती। अगर इसकी जगह अभी यहाँ पर सम लिखा होता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि आपको पता है जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो फुसफुस धमनी होती है, वो जो होती है उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड ना होकर कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो उसके अंदर होता है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सभी शिराएं जो होती हैं वे ऑक्सीजीकृत जो रक्त होता है उसका वहन करती हैं, ये बात भी गलत है। जैसे ही पल्मोनरी वेन है वो भी इसमें एक्सेप्शन है। इसके अंदर इम्प्योर नहीं क्या होता है? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ये सारी वेन्स में, सारी शिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। पल्मोनरी वेन जो है उसमें कैसा होता है आपका? ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो उसके अंदर होता है। तो इस वजह से ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जब मैं देखती हूँ, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, ये पॉइंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी फुसफुस धमनी होती है वो क्या करती है? वो हृदय से फुसफुस तक रक्त वाहन करती है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो आर्टरी होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वो हमेशा क्या करती हैं? रक्त को लेकर जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू। हमेशा याद रखेंगे, फ्रॉम हार्ट टू कहीं ना कहीं किसी पार्ट में जो है वो ब्लड को जो है वो लेकर जाएंगी। तो इसी वजह से ये जो थर्ड पॉइंट है ये यहाँ पर सही होगा। जबकि जो वेन्स होती हैं, जो शिराएं होती हैं, वो क्या करती हैं? हार्ट तक लाने का काम करती हैं, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएं या डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन वो कहाँ तक लाएंगी? हार्ट तक उसको लाने का काम करती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी इस वजह से यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि पल्मोनरी वेन जो होती हैं उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। नहीं, उसमें इम्प्योर अशुद्ध रक्त नहीं होता, उसमें शुद्ध होता है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं होकर ऑक्सीजनेटेड होता है। और वो हार्ट टू लंग
तक नहीं लेकर जाती, वापस हार्ट तक लेके आती हैं। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ ऑप्शन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये कैल्शियम वाली जो रिएक्शन है ना, ये एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछी ही जाती है। तो मैं फिर से आपको समझा देती हूँ एक बार और फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए जो कैल्शियम होता है वो क्या है, सबसे उसका तो जो उसको सिंबल से इंडिकेट करते हैं वो Ca होता है और ये आपका मेटल है, ये आपका एक धातु है। सबसे पहले कैल्शियम की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से और ये बनाता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, सारी बात समझते जाइएगा और पीछे भी मैंने समझाई है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेगा क्विक लाइम किसे बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम जो है यहाँ पर बोलते हैं। फिर इसकी रिएक्शन किससे होती है, फिर हम इसकी रिएक्शन जो है वाटर से कराते हैं। किससे कराते हैं, वाटर से कराते हैं। और वाटर के साथ रिएक्शन कराने से ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे ये मेटल था कार्बन और ये इसका एक ऑक्साइड बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड, जो मेटल का ऑक्साइड बना, वो आपको पता होगा वो हमेशा कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में, वो क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर इसी के थ्रू ये क्वेश्चन हमें करना था। डैश रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड डैश, दिस कंपाउंड टर्न डैश लिटमस टू डैश, बिकम मिल्की ऑन पासिंग डैश गैस। तो ये जो अभी मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हमने यहाँ तक अभी रिएक्शन खत्म करी थी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरा बना, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम क्या कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उससे रिएक्शन कराते हैं। और जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो ये फॉर्म करता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है और इसका कलर कैसा होता है, दूधिया जैसा कलर होता है, मिल्की कलर होता है। तो याद रखेंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, जिसे हम चौक भी बोलते हैं और लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना कार्बन डाइऑक्साइड से जब हमने रिएक्शन कराई तो इसको हम और क्या बोलते हैं, तो इसको लाइमस्टोन, चौक, ये जो है हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए भी होता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, तो ये जो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट है, अभी ये कैसा है, इनसॉल्युबल है, पानी में जो है घुल नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मिल्की कलर दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाती चली जाऊँगी तो ये वहाँ पर इनसॉल्युबल की जगह फिर ये जो मिल्की है वो ख़त्म होता चला जाएगा और ये कैसा बन जाएगा, ये आपका सॉल्युबल जो है कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था इसे हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। लेकिन जब मैंने इसमें पानी मिलाया था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर बना था तो इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा था लेकिन इसमें पानी मिलाया तो ये बुझा हुआ चूना बना, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। इसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, याद रखेंगे, इसे हम स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करें हैं, प्लीज़ ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% आपका आगे भी बन रहा है, बनना ही है। जब भी मिल्की वाली बात आ जाए हमेशा याद रखेंगे बात कैल्शियम की हो रही है। कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन और पानी से कराते हैं, अभी मैंने बताया था। तो क्या बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि जो हमें पता है मेटल के ऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो आपके बेसिक होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। और आपको पता है बेस क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो यहाँ पर जो रेड लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर ब्लू में जो है वहाँ पर चेंज हो जाएगा और बिकम मिल्की ऑन पासिंग डैश गैस। और यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था अभी हमारा, ये मिल्की हो जाता है जब हम इसमें कौन सी गैस पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पास कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट रिप्रेजेंट नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड बेस। कौन सा समुच्चय अम्लीय क्षारकों के प्राकृतिक सूचक को दर्शाता है। प्राकृतिक सूचक नेचर में एज इट इज पाए जाते हैं, वो आपके नेचुरल हो गए। और जो सिंथेटिक होते हैं, जो बनाए जाते हैं मैनमेड द्वारा, तो वो आपके सिंथेटिक हो जाएंगे, कृत्रिम जो है सूचक हो जाएंगे। तो आर्टिफिशियल यहाँ पर क्या होंगे, लिटमस और टर्मरिक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो लिटमस होता है ये हमें लाइकेन से मिलता है और ये लाइकेन कहाँ पाया जाता है, पेड़ों की छाल
छालों पर, उससे हमें ये जो लिटमस का पेपर है वो हमें प्राप्त हो जाता है। और ये जो लिटमस का पेपर होता है, याद रखेंगे जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उनमें क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, और लाल जो है वो तो एज इट इज़ लाल ही रहेगा। तो याद रखेंगे जो ब्लू पेपर है वो क्या हो जाता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बेस क्षार के केस में बात करूं तो ये क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। जो रेड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू तो ब्लू ही रहता है। तो ये याद रखेंगे। सेम ऐसे टर्मरिक जो हल्दी है वो भी आपकी प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। और ये एसिड में क्या करती है, जो अम्ल होता है उसमें इसका कलर जो है वो येलो ही रहता है। लेकिन जो बेस होगा, जो क्षार होगा, उसमें इसका कलर क्या हो जाता है, वो आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही यहाँ पर आपके प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे। लेकिन अगर फिनोल्फ्थालीन की बात करूँ तो ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर है, कृत्रिम सूचक है। और ये भी एसिड के साथ क्या रहता है, कलरलेस रहता है। अम्ल के साथ में यहाँ पर कोई कलर नहीं देता, नो कलर यहाँ पर, क्योंकि कलरलेस होता है तो नो कलर जो है हमें अम्ल के साथ देखने को मिलता है एसिड के साथ। और बेस के साथ जो क्षार है वहाँ पर ये जो फिनोल्फ्थालीन है कैसा कलर देता है, वहाँ पर ये पिंक कलर जो है वो देता है। उसके अलावा आप चाइना रोज के बारे में याद रखेंगे। जो सफ़ेद कलर का गुलड़ का पौधा होता है वो चाइना रोज कहलाता है, और ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। और ये जो चाइना रोज है याद रखेंगे डार्क पिंक कलर या मेजेंटा कलर देता है, किसके साथ, एसिड के साथ, अम्ल के साथ। और जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनके साथ ये ग्रीन कलर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेम ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज, ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये आपका आर्टिफिशियल जो कृत्रिम सूचक है उसमें आता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आता है। और ये ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें ये कैसा कलर देता है, उसमें ये रेड कलर देता है। अम्लों के साथ ये लाल रंग देता है। और जो बेसिक मीडियम है, जो क्षारीय मीडियम होते हैं, उनके साथ ये कैसा कलर देता है, उनके साथ ये येलो कलर देता है। तो चाइना रोज और मिथाइल ऑरेंज क्या क्या कलर देते हैं अम्ल और बेस के साथ, एसिड और बेस के साथ, वो प्लीज़ आप ध्यान भी रखिएगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन फीचर ऑफ डेजर्ट प्लांट। निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधों में कौन से अभिलक्षण जो है वो अनुकूलन लक्षण जो है वहाँ पर नहीं होते, ये हमको बताना है। देखिए डीप पेनिट्रेटिंग रूट, गहरी बेधती जड़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बहुत डीप में जाके जड़ें होती हैं, ताकि पानी जो नहीं भी है ना वो गहराई में जाके पानी वहाँ से ले आए। तो डेजर्ट प्लांट में बिल्कुल ये होगा। और ये हमसे पूछ रहा है क्या नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो यहाँ से बाहर हो गए, क्योंकि ये तो होगा पक्का उसमें एज अ फीचर। फ्लैशी स्टेम होती है इनकी, गुदादार तना होता है, बिल्कुल ये बात सही है। इनकी जो स्टेम होती है, जो तना होता है वो फ्लैशी होता है, वो सक्लेट होता है। फ्लैशी का मतलब है यहाँ पर, गुदादार से मतलब वो अपनी स्टेम के अंदर क्या करते हैं, पानी जो है स्टोर करके रखे रहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करके रख सकें, और जब पानी ना हो तो वो उसको यूज़ कर सकें। तो इसी वजह से इनकी स्टेम कैसी होती हैं, वो फ्लैशी होती हैं। और फ्लैशी स्टेम इसमें एज अ फीचर हो जाएगा। तो नॉट फीचर पूछ रहा था, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी भी बाहर होगा। और जब बी बाहर होगा तो ये तीनों ऑप्शन ही यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डेजर्ट प्लांट की वो क्या क्या हो जाएंगी, लीव विद वैक्सी कोटिंग। देखिए जो कैक्टस होता है उसमें वैक्सी कोटिंग की पत्तियां जो है वो देखने को मिलती हैं। जनरली जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इनकी लीव्स वैक्सी कोटिंग नहीं होती, मोम की परत के पर्ण नहीं होते। इनकी जो स्टेम है, जो तना है, वो वैक्सी कोटिंग होता है। याद रखेंगे जो स्टेम है, तना है, वो वैक्सी कोटिंग इसलिए होता है ताकि जो पानी है वो बाहर ना निकले ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू। तो इस वजह से ये यहाँ पर जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा। स्लोपिंग ब्रांचेज, ये जो ढलवा टहनियाँ होती हैं, ये जो पहाड़ी पौधे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती है ताकि वो उनके पेड़ों पर रुके ना, फिसल के नीचे गिर जाए। तो ये जो ढलवा टहनियाँ हैं, स्लोपिंग ब्रांचेज हैं, ये माउंटेन प्लांट में देखने को मिलती हैं। जैसे आपने माउंटेन प्लांट देखा होगा, इस तरह से होते हैं। तो ये उनकी स्लोपिंग, इस तरह से बने होते हैं ना, इस तरह के स्ट्रक्चर के। तो ये जो स्लोपिंग ब्रांचेज हैं, ये माउंटेन जो पहाड़ों के पौधे होते हैं उनमें देखने को मिलती हैं, ना कि डेजर्ट में। तो सी और डी जो है वो फीचर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इजी क्वेश्चन था। रस्टिंग ऑफ आयरन इज, लोहे का जो संक्षारण होता है वो संक्षारण होता है, ये क्या होता है ये हमको बताना है। लोहा जो है देखिए वहाँ पर केमिकल रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ। और वो कैसा रिएक्शन होगी, वो आपकी केमिकल चेंज होगा, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। और इसमें जो आयरन के ऑक्साइड बने हैं वो कैसे हैं, जो जंग वहाँ पर बन गया है उसको वापस से हम लोहा जो है वो नहीं बना सकते। तो ये आपका इरिवर्सिबल होगा, अनुकरणीय परिवर्तन जो है वो यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा आंसर यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
डैश ट्विंस इन ह्यूमन बीइंग आर फाउंड व्हेन डैश एग आर फर्टिलाइज्ड बाय डैश स्पर्म। मानवों में डैश जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब डैश अंडे डैश शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। देखिए ये जो फैटर्नल होते हैं, फैटर्नल मतलब अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं, तो उस केस में 2 अलग एग होंगे और 2 अलग स्पर्म जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फैटर्नल के केस में 2 एग होते हैं और 2 ही स्पर्म होते हैं, तो ये फैटर्नल वाला ऑप्शन तो यहाँ से हटेगा क्योंकि इसके फीचर सही नहीं दे रखे। अगर ये आइडेंटिकल है तो आपको पता होगा जो आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे एक समान जैसे जुड़वा बच्चे होंगे तो उसमें एक ही अंडा जो है वो टूट जाता है और एक ही स्पर्म जो है वहाँ पर वो दोनों अंडों के साथ जाकर क्या करता है, निषेचन करता है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो आइडेंटिकल होते हैं, वो एक से होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। जो यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विन है, जो समरूप बच्चे हैं, जो बच्चे जुड़वा पैदा होंगे वो कैसे बनते हैं, जब एक अंडा क्या होता है, एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है, क्योंकि वही अंडा जो है 2 में ब्रेक हो जाता है, एक ही अंडा, और वही जो शुक्राणु है उन दोनों अंडों के साथ जाकर फर्टिलाइजेशन निषेचन जो है वहाँ पर करता है। तो इसी वजह से वहाँ पर समरूप जो बच्चे हैं जुड़वा वो वहाँ पर पैदा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। यू आर गिवन 2 बैग, वन विद वाइड स्ट्रैप एंड अनदर विद नैरो स्ट्रैप फॉर कैरिंग अ गिवन नंबर ऑफ बुक यू वुड प्रिफर टू यूज़। आपको 2 थैले दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा सकरी पट्टी का है। तो दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो आपको पता है हम चौड़ी पट्टी के जो बैग है उसको लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका आ गया, प्रेशर का आ गया। प्रेशर जो दाब है वो क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। जितना एरिया मैं बढ़ाऊंगी उतना ही मैं प्रेशर वहाँ पर कम कर लूँगी। तो जिस बैग की स्ट्रैप जो होंगी वो चौड़ी होंगी तो वहाँ पर मैंने क्या करा, एरिया को बढ़ा दिया, और एरिया को बढ़ाने से क्या हुआ, वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो जो प्रेशर कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स जो बल लग रहा था वो भी वहाँ पर कम हो जाएगा और मुझे उसको ले जाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बैग विद वाइड स्ट्रैप। तो हम कौन सा बैग प्रेफर करेंगे बुक ले जाने के लिए, हम यहाँ पर जो पुस्तकों के लिए बैग चुनेंगे वो होगा चौड़ी पट्टी वाला थैला, क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है वहाँ पर निम्न हो जाएगी। फोर्स पर यूनिट एरिया, देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। तो इसने यहाँ पर प्रेशर ना लिखकर क्या लिखा, ये लिखा। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे ये कि बैग विद वाइड स्ट्रैप एज प्रेशर जो है वो वहाँ पर कम हो जाता है। प्रेशर को ना देकर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को डराने के लिए ऑप्शन में क्या दिया गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। जबकि फोर्स जो होता है बल प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होता है, यही तो प्रेशर होता है। प्रेशर घटाने के लिए ही हम क्या करते हैं, चौड़ी पट्टी के थैले का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट टी इज poured in a metal cup and a plastic cup, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। प्लास्टिक कप की जगह अगर आपको वुड का कप दे दे तब भी बात सेम ही होगी। यहाँ पर ये कह रहा है इक्वल अमाउंट की गर्म चाय जो है वो एक तो धातु के कप में, मेटल के कप में और एक प्लास्टिक के कप में डाली जाती है। तो उसके रिगार्डिंग हमें सही कथन जो है, सही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बताना है। देखिए एक बात आप याद रखेंगे, जो जितना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, उष्मा का जितना अच्छा चालक होगा, वो उष्मा को अपने अंदर से उतनी ही जल्दी निकालेगा। जैसे आपने देखा होगा रेत जो होता है, जो डेजर्ट में जाते हैं आप, रेगिस्तानी इलाकों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे दिन के समय जो रेत होता है वो बहुत गर्म होता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है उष्मा का, हीट का, तो उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा, जितना अच्छा चालक होगा उष्मा का, हीट का, वो उतनी ही जल्दी अपने अंदर से हीट को निकाल देगा। तो जब रात का समय आता है तो वो रेत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों, क्या करती है वो रेत, अपने अंदर से जो हीट उसने ली थी वो उसको बाहर भी निकाल देती है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वाला स्टेटमेंट सही होगा। द टी इन द मेटल कप डज नॉट रिमेन हॉट। देखिए जो प्लास्टिक का कप है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है नहीं, वो पुअर कंडक्टर है हीट का, उष्मा का अच्छा चालक नहीं है। तो वो अपने अंदर से उष्मा का, जब वो उष्मा को लेगा नहीं तो वो उष्मा को अपने अंदर से निकाल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए प्लास्टिक का कप जो है वहाँ पर लंबे समय तक गर्म रहेगा। लेकिन ये जो मेटल का कप है, क्योंकि आपको पता है जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। तो वो जितना उष्मा को अपने अंदर लेते हैं उतनी ही जल्दी उष्मा को बाहर भी निकाल देते हैं। इस वजह
से जो मेटल कप में जो टी है वो लंबे समय तक हॉट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही होगा। धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहेगी क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक है, और जो ऊष्मा का सुचालक होता है वो अपने अंदर से ऊष्मा को जितना लेता है उतनी ही जल्दी अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर निकाल देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन। अभिकथन यहाँ पर क्या दिया? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। पीछे भी हमने ये क्वेश्चन करा था इस तरह का। विद्युत चुंबक जो होती है वो एक अस्थायी चुंबक है, ये बिल्कुल बात है, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर पास हो रहा है तो वो मैग्नेट है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो वहाँ पर नहीं होगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो विद्युत चुंबक है, वो कैसा है? वो आपकी एक अस्थायी चुंबक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अभिकथन तो यहाँ पर सही हो गया। उसके पीछे का रीज़न जो कारण दिया यहाँ पर ये दिया, इट इज़ अ वीक मैग्नेट, यह एक दुर्बल चुंबक होती है, ये बात गलत है। मैंने आपको बताया था कि 4 तरह की फोर्स होती हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ना कि वीक फोर्स। ये दुर्बल चुंबक नहीं होती, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में आती है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है वो उसमें आती है। तो इसके पीछे का जो रीज़न दिया है वो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए सत्य है किंतु जो आर है वो असत्य है। कभी कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे वीक फोर्स कौन सी होती है, तो याद रखेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो सबसे वीक फोर्स के अंदर आता है। सबसे दुर्बल जो फोर्स है, बल है, उसके अंदर वो आता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स होती है, जो विद्युत चुंबक बल होता है, वो याद रखेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग बल होता है, वो एक मजबूत जो बल है वो वहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है किंतु आर जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचना के आधार पर कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पर या तो ए के बारे में कुछ बोला है, बी के बारे में कुछ बोला है, उन्हीं के बेसिस पर हमें बताना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है जो ए है ये सर्वदा एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज किस में बनती है? या तो आपके प्लेन मिरर में बनती है। जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, उसमें भी इमेज जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, आभासी होता है, और इमेज जो होती है वो हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है। तो ये तो एक केस ये होता है। एक हम पढ़ते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसमें भी क्या होता है? इमेज हमेशा क्या होती है? आपकी वर्चुअल होती है, आभासी होती है, और इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता है सेम वही काम कौन करता है? कॉनकेव लेंस भी करता है। ये बात मैंने बहुत बार बताई है कि इसका अपोजिट काम कौन करता है। जैसे जो फीचर कॉन्वेक्स मिरर के हैं, सेम वही फीचर इसके अपोजिट कॉनकेव लेंस में भी देखने को मिलेंगे। उसमें भी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट जो है हमेशा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। ए जो है वो या तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है या कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। उत्तल दर्पण के साथ साथ ये अवतल लेंस भी हो सकता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। बाकी अगर मैं बी की बात करूँ, इसमें इमेज जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रियल भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, और वो उल्टा भी होता है। तो हमको पता है ये किस में देखने को मिलता है? ये हमारा कॉनकेव मिरर में देखने को मिलता है। कॉनकेव मिरर में देखने को मिलेगा। तो ए बी जो है हमारा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है? बी जो है वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। नहीं, बी तो हमें पता है या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा। बी या तो क्या होगा? कॉनकेव लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर होगा, या फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो कॉनकेव लेंस नहीं हो सकता। ये यहाँ पर इस तरह से ये 4th भी गलत दे रखा है किसी ना किसी तरीके से, बी भी गलत दे रखा है और ए भी गलत दे रखा है। तो सही यहाँ पर जो दे रखा है बस वो ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th बार बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो और यह आगे भी आएगा ही 100%। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन। देखिए 2 केस में लाइन बनती है। एक लाइन ऐसे बनती है, मैंने बहुत बार समझाया है, और एक लाइन ऐसे बनती है। ये नीचे टाइम आ जाता है हमारा, और ये नीचे ऊपर क्या जाता है? डिस्टेंस। तो ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूरी समय जो ग्राफ होता है उसमें एक रेखा या तो ऐसे बनती है या रेखा ऐसे बनती है। ये रेखा कब बनती है? जब मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कन्वर्ट कर रही हूँ। जैसे 1 घंटे में 2 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 4 हो गए। फिर अगले 1 घंटे में मैं क्या कर रही हूँ? फिर से 2 किलोमीटर, 6 हो गए। तो मैं इक्वल डिस्टेंस जब मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कन्वर्ट करती हूँ, कुल जो
इक्वल दूरी जो है मैं इक्वल समय में जो है अगर कर रही हूँ तो वहाँ पर मेरी यूनिफॉर्म स्पीड वहाँ पर हो जाती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, यूनिफॉर्म चाल के केस में जो लाइन होती है वो सीधी रेखा होती है। या फिर जब मेरा क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरी वस्तु है वो मूव नहीं कर रही। डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है तो ये यहीं पर है, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, समय के साथ वस्तु अपनी ही जगह पे है, तो वो रेस्ट के केस में भी मेरी जो लाइन बनती है वो कैसी बनती है, वो सीधी लाइन बनती है। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं जिसमें लाइन हमको देखने को मिलेगी। एक तो ये इट मे बी यूनिफॉर्म, या तो ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान दूरी एक समान समय में कन्वर्ट होनी चाहिए, या ये विराम अवस्था में जो है वस्तु होनी चाहिए। उस केस में जो ग्राफ होता है वो आपका एक रेखा ग्राफ होता है, वो लाइन ग्राफ वहाँ पर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मैच दी फॉलोइंग, निम्नलिखित को सम्मिलित यहाँ पर हमें करना है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हाई लेवल करके दिया गया है यहाँ पर, बट इसमें एक ऑप्शन है जो दिख रहा है जिसको हम देखकर पढ़ सकते हैं, शो फेसेस लाइक मून। देखिए फेसेस लाइक मून, चंद्रमा जैसी जो कलाएं हैं वो दर्शाता है। वो कौन करता है? सेम वो काम वीनस करता है, शुक्र भी करता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है? जैसे पृथ्वी जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है, लेकिन जो वीनस होता है, जो शुक्र होता है, वो ईस्ट टू वेस्ट जो है रोटेट करता है। और इसमें क्या होता है, वही पार्ट हमें दिखाई देता है जो सन की लाइट जिस पे पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमें वही हिस्सा दिखाई देता है। तो जैसे जैसे सन की लाइट चेंज होती है वैसे ही ये जो है यहाँ पर चेंज होता रहता है। इसी वजह से हमें जैसे फेसेस, मून में 7 फेसेस होते हैं, कभी न्यू मून होगा, कभी फुल मून होगा, कभी क्रिसेंट होगा, कभी गिब्बस होगा, तो सेम ऐसे फेसेस हमें वीनस में भी देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट आप प्लीज़ याद भी रख लीजिएगा। चांद जैसी कलाएँ किस में देखने को मिलती हैं? वो शुक्र में देखने को मिलती हैं, वीनस में देखने को मिलती हैं। इसे भी हम शाइनिंग स्टार भी बोलते हैं। भोर का तारा और सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे बोलते हैं? तो याद रखेंगे ये वीनस को ही बोलते हैं, शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। और कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं? तो वो वीनस और यूरेनस होते हैं। बाकी सारे प्लैनेट जो होते हैं वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्लैनेट ऐसा है जो आपका ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ये दोनों प्लैनेट। ये भी पॉइंट आप एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। तो सी का मिलान फर्स्ट से हो जाएगा और वो हमें एकमात्र सेकेंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा सेकंड। अब देखिए कोल्ड एंड विंडी, ठंडी ठंडी हवाएं, देखिए पास वाले प्लेनेट में तो हो नहीं सकती, वो तो सन के नज़दीक है तो वो तो हॉट होंगे। तो यहाँ पर सबसे दूर क्या है? आपका नेपट्यून है। तो जो वरुण हो जाएगा वो कोल्ड और विंडी से जाके क्या हो जाएगा? आपका मैच हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा। रोटेट ऑन अ हाईली टिल्टेड एक्सिस, जो हाईली टिल्टेड अति झुके अक्ष पर घूर्णन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुछ पॉइंट यहाँ पर नए आ रहे हैं जो आपको याद रखने हैं। जो अपने ही अक्ष पर बहुत झुक के घूर्णन करता है, अति झुके अक्ष पर घूर्णन करता है, रोटेट ऑन हाईली टिल्टेड एक्सिस, वो क्या होता है? वो आपका यूरेनस होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल में भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुककर घूर्णन करता है, वो आपका यूरेनस यहाँ पर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है, और लो डेंसिटी, कम घनत्व किसका होता है? वो होता है हमारे सैटर्न का, शनि का। इसका जो घनत्व है याद रखेंगे वो निम्न होता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज जाते हैं। बच्चों को एक कॉन्सेप्ट बताया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, परावर्तन के नियम में, कि जो एंगल ऑफ, ये देखिए नॉर्मल होती है बीच में, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे होती है, ये आपतन किरण होती है, और ये परावर्तन किरण होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। ये जो एंगल बनता है, कोण बनता है, ये इंसिडेंट कोण हो गया, आपतन कोण हो गया, और ये आपका रिफ्लेक्टेड कोण हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, परावर्तन कोण हो गया। अब ये जो आपको पता है नियम जो कहता है वो ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या होने हैं यहाँ पर? ये दोनों यहाँ पर बराबर होने हैं। ये हम लॉ में पढ़ते हैं। अब इसको घुमा के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन देगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिया, इफ़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज 30, यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री का कोण है, ये अभिलंब होता है बीच में, ये नॉर्मल हो गई, ये आपका इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, आपतित किरण के और अभिलंब, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच के कोण हमको दे दिया क्वेश्चन में, कितना दिया? 30 डिग्री दिया। क्लियर हुआ ये वाली बात। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण।
अब आपको पता है ये यहाँ से आई, सेम इसी दिशा से क्या हो गई, ये वापस हो गई। जब आपको पता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इंसिडेंट जो एंगल होता है वो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, तो जब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसने ये रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं पूछा, इसने कौन सा एंगल पूछा है, इसने पूछा है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। आपतित और परावर्तित किरण दोनों मिलाकर, ये और ये, इन दोनों का पूरा कंप्लीट एंगल जो है यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, घर्षण से क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन से क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन बहुत इजी आता है, तो फ्रिक्शन में क्वेश्चन यहीं से बार बार बनता है, मैंने बहुत बार समझा भी दिया है। ये सीरीज़ आपने देख ली ना तो आपके बहुत से सारे पॉइंट जो है ना वो सब यहीं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम चीज़ों को बार बार कर रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं। 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसमें जो घर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन जो सबसे लास्ट में होता है, नहीं, फिर आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो आपका क्या होता है, सर्पी घर्षण होता है। इसमें घर्षण स्टैटिक से थोड़ा कम होता है। लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है सबसे लास्ट में फ्रिक्शन होता है, लोटन घर्षण, इसमें जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, रोकने की क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। जैसे अटैची वगैरह में देखा होगा गोल पहिए होते हैं तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है, तो वहाँ पर लोटनी घर्षण में क्या होता है, जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है वो सबसे कम होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो हमारा सही हो जाएगा घर्षण के संदर्भ में, कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, बिल्कुल सही बात है। सर्पी घर्षण से जो लोटन घर्षण है वो कम होता है और यही सबसे कम होता है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि किस फ्रिक्शन में, किस घर्षण में घर्षण सबसे कम होता है, फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में जो लोटनी घर्षण है वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है वो सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सारे यहाँ पर गलत हैं। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन डिपेंड करता है, देखिए मास अगर ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और जब वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं वहाँ घर्षण ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो वो मास पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो इसी वजह से ये गलत हो गया है। और फिर देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी कार, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार, विराम अवस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल नहीं लगता है। देखिए घर्षण बल लगता है लेकिन वो इक्विवेलेंट हो जाता है, जो घर्षण बल होता है वो एयर जो रेजिस्टेंस वहाँ पर लग रहा है उसके इक्वल हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये बात भी यहाँ पर गलत हो गई कि ये कह रहा है देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। एक फोर्स घर्षण बल तो होता है लेकिन वो क्या हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है, तो इस वजह से ये भी यहाँ पर गलत है। एयर फ्रिक्शन एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो एयर फ्रिक्शन होता है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में नहीं, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पर ये बात क्या हो गई, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, यहाँ पर असर्शन अभिकथन दिया है, ये क्वेश्चन भी रिपीट करा गया है। In order to melt gold, goldsmith blow the outermost zone of the flame using a metal pipe. सोने को गलाने के लिए सुनार धातु के पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बहत्तम जोन का फूंक मारता है। देखिए आपको पता है जो फ्लेम होता है उसमें 3 जोन होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे अंदर वाला जोन होता है जो ब्लैकिश कलर का होता है, एक बीच वाला होता है, जब आपने देखा होगा मोमबत्ती जलती है तो सबसे अंदर जब देखेंगे तो वो ब्लैक कलर का होता है, वहाँ पर जो हॉटनेस होती है वो सबसे कम होती है। फिर बीच में आता है आपका येलोइश और ऑरेंज वाला पार्ट, उसमें क्या होता है, हॉटनेस जो होती है, जो गर्माहट होती है वो मॉडरेट होती है। फिर उसके ऊपर आपने देखा होगा तीसरा जोन आता है, वो होता है ब्लू कलर का। जब मोमबत्ती देखते हैं उसमें जो फ्लेम जल रही होती है तो उसमें आप देखेंगे जो ज्वाला जल रही होती है उसमें जो बाहरी हिस्सा होता है वो नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है, और वो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। इसलिए जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो सुनार होता है, वो क्या करता है, उस ब्लू हिस्से से ही क्या करता है, सोने को मेल्ट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे गर्म जो होता है वो होता है। तो ये बात तो यहाँ पर जो असर्शन है, अभिकथन है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। आउटर मोस्ट जोन इज द नियरेस्ट एंड नॉट टू हॉट टू ब्लो, रीजन यहाँ पर गलत है। वहत्तम जोन जो होता है वो निकटतम और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं होता, जबकि हमको पता है ये आउटर जोन जो होता है ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। तो सबसे हॉटेस्ट जोन होने की वजह से ही गोल्ड स्मिथ उसका प्रयोग करता है। तो रीज़न जो कारण दिया है वो गलत है, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। ए सत्य है किंतु आर जो है वो असत्य है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे करा लेगा, या बीच में से कोई मेटल पूछ लेगा, धातु पूछ लेगा कि कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा अभिक्रियाशील है।
मेटल ए क्या करता है, धातु ए क्या करता है, लवणीय विलयन में से धातु बी को विस्थापित कर देता है। मेटल ए डिस्प्लेज मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ये बहुत बार बताया है, ये जो बी है क्या है, एक सॉल्ट के सॉल्यूशन में है, और ये जो मेटल ए है वो अकेला है। तो ये जो अकेला मेटल होता है ये सॉल्यूशन में पड़े मेटल को, सॉल्यूशन में पड़े धातु को, विलयन में पड़े धातु को तभी निकाल सकता है जब ये सिंगल मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और तभी वहाँ पर क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ क्योंकि मेटल ए ने क्या करा, निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया मेटल बी को उसके सॉल्यूशन में से। तो मतलब मेटल ए जो सिंगल मेटल था, मेटल ए वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से, तभी तो उसने क्या करा, लवणीय विलयन जो जिसमें बी धातु पड़ा था उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से उसको विस्थापित कर दिया। तो ए ग्रेटर हो गया बी से। लेकिन ये नहीं निकाल पाया, ये जो ए मेटल था, ये जो सिंगल मेटल ए था धातु, इसने बी को तो निकाल दिया सॉल्यूशन में से, लेकिन ये सी को नहीं निकाल पाया उसके सॉल्यूशन में से। क्यों नहीं निकाल पाया, क्योंकि यहाँ पर ये जो सी मेटल जो सॉल्यूशन में पड़ा था वो इस ए से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से ये वहाँ पर उसको नहीं निकाल पाया। ये तभी निकाल पाता जब ये मेटल क्या होता, सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता। यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं, और इसकी वजह से इसने डिस्प्लेस विस्थापित जो है वो सी को नहीं करा, तो सी यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव हो गया ए से। फिर क्या बोला, लास्ट में धातु डी को धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। मेटल बी डिस्प्लेज मेटल डी। ये जो मेटल बी है ये धातु डी, जो मेटल डी है उसको उसके सॉल्यूशन में से निकाल देता है। तो बी अगर निकाल देता है इट मीन्स बी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, डी से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था विच इज़ द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा धातु द्वितीयक अभिक्रियाशील है, वो हमको यहाँ पर बताना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए जो होगा वो यहाँ पर सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डैश इज अ विटामिन विच इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा, और आप याद भी रखेंगे विटामिन सी इज अ विटामिन, एक ऐसा विटामिन है जो आयरन के अवशोषण में क्या करता है, आवश्यक होता है। तो ये ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। कभी कभी पूछ लेता है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और ये किसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बहुत इजी क्वेश्चन था। असर्शन यहाँ पर दिया है और हमको बताना है इसको क्या सपोर्ट करेगा। अभिकथन हमें यहाँ पर दिया, द लीव्स ऑफ द कैरेट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। गाजर के जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं उनमें जाली रूपी सिरा विन्यास होता है। बिल्कुल सही बात है, उनमें जाली रूपी जो सिरा विन्यास है, रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो देखने को मिलता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि प्लांट हैविंग टैप रूट, क्योंकि कैरेट जो होती है वो क्या है, मूसलाधार जड़ में आती है, टैप रूट में आती है, हैव रेटिकुलेट वेनेशन। बिल्कुल यही यहाँ पर इसको समर्थन करेगा कि जो मूल जड़ के पौधे होते हैं उनमें जाली रूपी सिरा विन्यास जो है यहाँ पर होता है। तो देखिए आप एक बात यहाँ पर और याद रखेंगे एक्स्ट्रा में, 2 तरह की जड़ें होती हैं। एक होती हैं टैप रूट। टैप रूट में क्या होता है, एक मेन जड़ होती है और छोटी छोटी ब्रांचेज वहाँ पर निकल रही होती हैं, जैसे शलजम हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, उनमें एक मेन जड़ होती है और छोटी छोटी जड़ें जो हैं वो उसमें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी होती है आपकी, जो दूसरी जड़ें होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती हैं आपकी फाइब्रस रूट। ये जो फाइब्रस रूट होती है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में लिखा भी है, देखिए ये रहा आपका फाइब्रस रूट। तो दूसरे प्रकार की जो फाइब्रस रूट होती हैं उनमें गुच्छे जैसी जो हैं जड़ें देखने को मिलती हैं, जैसे आपका किसका पौधा हो गया, घास का पौधा हो गया, आपका बैम्बू का पौधा हो गया, आपका गेहूं का पौधा हो गया। आप अगर उन्हें उखाड़ेंगे तो उनकी जो जड़ें होंगी ना वो बहुत गुच्छेदार होंगी। तो जो टैप रूट होती हैं, जो अभी मैंने बताई थी आपको, जिनमें एक मेन जड़ होती है बाकी छोटी छोटी होती हैं, उनमें जो उनकी पत्तियां होती हैं, उनमें जो वेसल्स होती हैं, उनमें जो नलियां होती हैं, याद रखेंगे वो रेटिकुलेट होती हैं। रेटिकुलेट मतलब जाली नुमा होती हैं, ऐसे जाल से बिछे होते हैं स्पाइडर की तरह। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती हैं, जो गुच्छेदार जड़ें होती हैं, जैसे घास का पौधा अगर आप देखेंगे तो उसकी पत्ती को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो उसमें वेसल्स होती हैं, उसमें जो नलियाँ होती हैं वो सीधी सीधी होती हैं। जैसे आप केले के पौधे में देख सकते हैं, उसकी पत्ती देखेंगे तो उसमें सीधी सीधी धारी खिंची हुई होती हैं। वो वहाँ पर क्या होता है, वो पैरेलल वेनेशन होता है। लेकिन जो टैप रूट होती हैं उनमें
में हमें हमेशा कैसा वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन। मूल जड़ों के पौधों में जाली रूपी सिरा विन्यास होता है, इसलिए हमने ये यहाँ पर कहा कि द लीव ऑफ द कैरेट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो इसको जो समर्थन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेंट का जो कि लास्ट है, इसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑर्गेनेल। कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की यहाँ पर जो है हमको पहचान करनी है। 2 प्रकार ही होते हैं सेल के, एक होता है एनिमल सेल और एक होता है आपका प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, मैंने बताया था पहले भी, क्योंकि वो बाहर रहते हैं। तो हमारी जो सेल, हमारी जो हम हैं, हम एनिमल सेल में आते हैं, है ना, जंतु कोशिका में हम आते हैं। तो हमारी जो सेल की लेयर होती है आउटर मोस्ट, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। बस एक ही परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनमें एक और परत जो है चढ़ी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि हम तो घर के अंदर हैं, सेफ है, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं आंधी तूफान में भी दृढ़ खड़े रहें, स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पर एक और लेयर होती है सेल वॉल, जो प्लांट सेल में देखने को मिलती है और साथ में बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है। तो जब भी सेल वॉल की बात आ जाएगी, कोशिका भित्ति की बात आ जाएगी, तो हमेशा किस सेल की बात हो रही है, प्लांट सेल की जो है यहाँ पर बात हो रही है। तो ये तो प्लांट सेल हो गया, पादप कोशिका यहाँ पर हो गई। यहाँ पर देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये हमें एनिमल सेल में भी देखने को मिलते हैं और ये सारे हमें प्लांट सेल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये एनिमल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है। इसमें देखिए प्लास्टिड, जब भी प्लास्टिड की बात आ जाए, लवक की बात आ जाए, तो ये हरित लवक जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, हरित लवक जो है ये भी किस में देखने को मिलता है, ये पादप कोशिका जो प्लांट सेल होता है उसमें देखने को मिलता है। तो ए और सी तो पक्का मुझे क्लियर हो गया, ये मेरे क्या है, ये मेरे प्लांट सेल हैं, ये मेरी पादप कोशिकाएं हैं। और बी यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्योंकि ये मेरी एनिमल सेल में अंदर सारे ये कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो ये आपकी जीव कोशिका जो है यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और सी तो क्या है, ये पादप कोशिकाएं हैं, प्लांट कोशिकाएं हैं, और ये जो बी है वो मेरा यहाँ पर क्या है, वो जीव कोशिका है, एनिमल सेल है। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। देखिए अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए बायलिंगुअल, तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन पूरी समरी आपको मिल जाएगी, साथ में प्रीवियस ईयर 2021-22 और 22-23 विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आपको 120 रुपीज़ जो है वो पे करने होंगे, या तो UPI ID के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर दें और उसके बाद व्हाट्सएप करें 9411662115 पे, या व्हाट्सएप करने के बाद पेमेंट कर दें और आपको जो नोट्स हैं आपके व्हाट्सएप पर जो है मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ट सूटेड टू असेस डाइवर्जेंट थिंकिंग इन लर्नर। शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहाँ पर बच्चे सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने अलग अलग आंसर देते हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर दी जाती हैं बच्चों की, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ इशारा करती हैं। देखिए ड्रॉ एंड लेवल वाटर साइकिल, इसमें कहीं से भी कहीं तक बच्चा ना तो सोचेगा, ना कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर जो है मतलब सिलेबस से हट के कुछ सोचना, वो चीज़ वहाँ पर बच्चा नहीं करेगा, कुछ अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगा रहा है। सिंपल एक चित्र बोल दिया गया कि ड्रॉ करें और उसको लेबल कर दें, तो ये तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग को नहीं दिखाएगा। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, इसका भी सिंपल आंसर NCERT में मिलता है कि कैसे क्लाउड जो है वो बनते हैं, कैसे पानी भाप बनता है, पूरा मतलब एक प्रक्रिया दिखा रखी है। तो इसमें बच्चों के एक जैसे आंसर हो सकते हैं, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ इशारा नहीं करता। ये देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो वाटर साइकिल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो, तो सीधी सी बात है, कुछ बच्चे कहेंगे कि नदियाँ वगैरह ही नहीं रहेंगी, कुछ बच्चे कहेंगे पानी खत्म हो जाएगा, मतलब मल्टीपल आंसर जो है वहाँ पर बच्चे देंगे। तो ये जो है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ इशारा करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी वाई डू वी स्वेट ऑन अ ह्यूमिड डे, क्योंकि ह्यूमिड डे में क्या होता है, ऑलरेडी जो नमी है वो वातावरण में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो पसीना है वो सूख नहीं पाता। तो इसका भी एक पर्टिकुलर आंसर हो सकता है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को नहीं दिखा रहा है।
तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, जो कि अपसारी चिंतन के आकलन के लिए सबसे बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अनुप्रिया इज प्लानिंग अ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी फॉर हर ग्रेड क्लास 6, देखिए 6th ग्रेड के लर्नर हैं, ऑन टॉपिक वाटर पॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रेफर टू बी एकोमोडेट लर्नर विद डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। फिर से डाइवर्स लर्निंग स्टाइल की तरफ ही बोल रही है। अनुप्रिया जो है विषय जल प्रदूषण को पर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम शैलियों के शिक्षार्थियों के समायोजन हेतु निम्न में से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये हमको यहाँ पर बताना है। जहाँ पर देखिए फिर से वही आ गया डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, मतलब बच्चे अलग अलग चीज़ों को देखें और उनके थ्रू क्या है अपने अंदर जो नॉलेज है उसको ग्रहण करें। शोइंग चार्ट ऑन वेरियस कॉज ऑफ वाटर साइकिल, देखिए ये इतना अच्छा इफेक्टिव डाइवर्स जो है लर्निंग स्टाइल में नहीं आएगा। टेकिंग स्टूडेंट ऑन अ फील्ड विजिट टू अ पॉल्यूटेड रिवर, बिल्कुल एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अपने आप देखेंगे तो ये एक्टिविटी जो है सबसे बेस्ट होगी। इसमें बच्चे इंटरेस्ट भी जनरेट करेंगे अपना, और कहीं ना कहीं जो है ये आपकी डाइवर्स लर्निंग स्टाइल की तरफ जो है वो इशारा कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बेस्ट सुटेबल होगा। बाकी इन्वाइटिंग एक्सपर्ट, देखिए एक्सपर्ट बच्चे बहुत छोटे हैं, 6th क्लास के हैं, तो वो एक्सपर्ट की बातों को इतना माइंड में अपने नहीं ले पाएंगे, तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ रिटन रिपोर्ट साइंस में कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। जब भी हमें किसी टॉपिक में बच्चों को इन्वॉल्व कराना है, कोई एक्टिविटी हम करा रहे हैं, तो या तो हम उसमें फील्ड विजिट कराएं या इंक्वायरी मेथड जो होता है जिसमें बच्चे खुद से चीज़ों को करते हैं, या प्रोजेक्ट मेथड जो है, ये सारी विधियां आप अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। द अल्टरनेट कॉन्सेप्शन, देखिए ये बच्चों में बहुत होता है, बच्चों को दिखता कुछ है और बच्चों को जो दिखता है बच्चे वही मान लेते हैं, तो उसमें क्या होता है जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिए उन पर वो बिलीव जो है वो करना ही नहीं चाहते। ये साइंस में बहुत ज़्यादा होता है। द अल्टरनेट कॉन्सेप्शन ऑफ लर्नर टेंड टू परसिस्ट इवन आफ्टर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, शिक्षार्थियों की जो विकल्प संकल्पनाएं होती हैं औपचारिक निर्देशन के पश्चात भी बनी रहती हैं। टीचर बता देता है नहीं लॉ ये कह रहे हैं, नहीं, फिर भी बच्चा कहता है नहीं मैम हम तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे प्रूफ करके दिखाइए। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं साइंस में हमें देखने को मिलती हैं। बच्चों के अंदर ऑल्टरनेट कंसेप्शन, वो जो है जो टॉपिक है उससे अलग ही कुछ जो है वो सोच रहे होते हैं, ऐसा साइंस में बहुत बार होता है, क्योंकि साइंस में तर्क वितर्क चीज़ें बदलती रहती हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न आपके माइंड में जो है साइंस को लेकर कभी कभी बना रहता है। तो वो आपका क्या है अल्टरनेट मिसकंसेप्शन है जो कि बच्चों के अंदर होती हैं, और इनको दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है टीचर के लिए। द एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर ऑफन काउंटर इंट्यूटिव, देखिए यहाँ पर खुद बोल दिया, इसके पीछे का रीज़न यही हो सकता है कि जो एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी गई हैं ये क्या है, ये ऑफन क्या है, ये कैसी लगती हैं, ये काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब इनको काउंटर किया जाता है, इनके रेस्पॉन्स में हम कुछ एवज में जवाब दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें डाउट जो है इनको लेकर बना रहता है। इसी वजह से बच्चों के अंदर जो है वो ऑल्टरनेट कंसेप्शन जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो रीज़न भी बिल्कुल सही दिया है कि स्वीकार्य वैज्ञानिक जो व्याख्याएं हैं प्राय क्या होती हैं वो प्रति अंतर्दर्शी होती हैं। तो रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों सत्य हैं और वो उसकी सही व्याख्यान करता है, क्योंकि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, जो वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं वो क्या हैं, वो काउंटर इंट्यूटिव हैं, उन पर हम काउंटर कर सकते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि इनमें बदलाव हो सकता है। इसी वजह से जो मिसकंसेप्शन है, अल्टरनेट कंसेप्शन है, जो विकल्पी संकल्पनाएं हैं वो बच्चों के अंदर आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक अन्वेषणों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। इन इन्वेस्टिगेशन डेटा इज ऑलवेज न्यूमेरिक, ये तो बिल्कुल गलत है। किसी अन्वेषण में डेटा सदैव संख्यात्मक होता है। देखिए संख्यात्मक क्या नहीं होता, बच्चे पेड़ों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जर्वेशन है जो या फिर अन्वेषण हम कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं उसमें डेटा हमेशा न्यूमेरिक हो, न्यूमेरिक नहीं हो सकता। डेटा तो कैसे भी हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पूरी तरह से क्या हुआ, गलत हुआ। देयर इज़ ओनली वन करेक्ट मेथड इन अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक अन्वेषण में केवल एक ही सही विधि होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी साइंटिफिक हम कोई भी टास्क कर रहे होते हैं उसमें उसके कोई भी पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं होता। साइंस में एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अनगिनत तरीके होते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग रिसर्च करते हैं,
और वो बहुत मल्टीपल रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस तक पहुंचने का एक ही तरीका होता है, तो वन करेक्ट मेथड नहीं हो सकता। इसकी वजह से दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, यहाँ पर S1 और S2 है। अब हमें यही बताना है कि कौन सा फैक्ट है, कौन सा तथ्य है, कौन सा निष्कर्ष है। दो ही चीज़ें यहाँ पर, या तो कोई तथ्य है या पर कोई निष्कर्ष है। प्लांट कंटेन क्लोरोफिल इन अ सेल टू देयर लीव्स, पौधों की पत्तियों की जो कोशिकाओं में पर्णहरित होता है। देखिए ये क्या है, ये एक फैक्ट है। देखिए फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, जो सिंपल एक बात हमको बता दी गई है वो तथ्य है। लेकिन जो आपने ऑब्जर्वेशन करी, जो आपने देखा, देख के लिखा और उससे फिर जो निकल कर आया, वो आपका क्या है, वो निष्कर्ष है, वो आपका इन्फ्रेंस है। तो याद रखेंगे, जब पर्टिकुलर मैं एक स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई मैंने उसको देखकर निष्कर्ष नहीं करा, सिंपल एक ऑब्जर्वेशन मैंने एक बात बोल दी सिंपल आपसे कि पौधों की जो पत्तियों की कोशिकाएं होती है ना, उनमें पर्णहरित होता है, ये बात सत्य है। प्लांट कंटेन क्लोरोफिल इन द सेल ऑफ देयर लीव, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पर S1 क्या हो जाएगा, मेरा फैक्ट हो जाएगा। अब देखिए, प्लांट नीड सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया जो है बच्चों से करवाई हो सकती है। उसमें मैंने बच्चों से कहा कि एक पौधे को घर के अंदर ही रखिए, एक बाहर रखिए। तो बच्चों ने वहाँ पर देखा होगा कि अच्छा जो पौधा है वो नहीं उग पा रहा है, फिर टीचर ने बोला होगा पानी दीजिए। तो इस तरह की जब मैंने एक्टिविटी कराई तो बच्चों ने ऑब्जर्वेशन किया होगा, और वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष पहुँचे होंगे कि प्लांट को क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये मेरा एक इन्फ्रेंस है, ये मेरा निष्कर्ष है। जबकि S1 क्या है, वो मेरा एक तथ्य है, वो फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साइंस, विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, क्रिएटिविटी हैज़ नो रोल इन साइंस। देखिए सृजनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच होती है वो साइंस में यही होती है, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, प्रदर्शन वगैरह करते हैं, कुछ ड्रामा वगैरह करके दिखाते हैं। तो क्रिएटिविटी का साइंस में बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को चीज़ों के प्रति जागरूक करने के लिए। तो क्रिएटिविटी यहाँ पर हम कहेंगे कि उसका कोई रोल नहीं है साइंस में, तो यही बात यहाँ पर गलत है। बाकी सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से बाहर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अ स्टूडेंट टेक अ बॉइल्ड पोटैटो। अच्छा, फिर से वही ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर बताना है। अब तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और ये क्वेश्चन अब आगे 100% आने हैं इस तरह के क्वेश्चन कि जहाँ आपसे पूछेगा क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या अवलोकन है, और क्या इन्फ्रेंस है, क्या निष्कर्ष है। तो जो हम देख कर लिख रहे हैं सिंपल, वो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, और उससे जो एक बात निकल कर आ रही है वो क्या है, वो हमारा निष्कर्ष है, वो हमारा इन्फ्रेंस है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को वही स्टार्च वाला टेस्ट जो है वो करवाया गया, और ये थ्योरी में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे। अ स्टूडेंट टेक अ बॉइल्ड पोटैटो पेस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। कोई छात्र एक परख नली में उबले आलू के पेस्ट को डालता है और उसमें जो आयोडीन का विलयन है उसकी कुछ बूंदे डालता है, ठीक है, 5 से 6 बूंदे डालेंगे। शी राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी, वह अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन जो है वहाँ पर लिखती है। तो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें पोटैटो डाला हुआ है, उसमें क्या करा है, 4 से 5 बूंदे किसकी डाल दी हैं, आयोडीन की डाल दी हैं। और ये किसके लिए डाली जाती हैं आयोडीन की बूंदे, स्टार्च जो मंड होता है उसका टेस्ट करने के लिए कि भोजन में स्टार्च है या नहीं है। तो पोटैटो, व्हीट, राइस, इन सब में क्या होता है, स्टार्च अच्छी मात्रा में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं उनमें स्टार्च होता है। पोटैटो टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। देखिए जो यहाँ पर लड़की ने देखा कि जो पोटैटो है उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया, यही बात उसने लिख दी। तो देखकर जो बात हम एज इट इज़ लिख देते हैं वो क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया, वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो हमारा अवलोकन है। कि मैंने देखा कि जब आयोडीन की बूंदें डाली तो जो पोटैटो का रंग है वो क्या हो गया, वो ब्लू ब्लैक हो गया। और वही बता रहा है किसकी प्रेजेंस, स्टार्च की प्रेजेंस, उसमें जो मंड है, इट मीन्स उसमें जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है। तो ये तो सिंपल उसने जो देखा उसको वहाँ पर कॉपी में अपने एज अ फॉर्म अपनी कॉपी में लिख दिया कि आलू का रंग जो है नीला काला हो जाता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ से एक चीज़ निकल कर आई, फिर यहाँ से जब हमने एक ऑब्जर्वेशन कर लिया, एक अवलोकन कर लिया, उसके बाद हमने एक निष्कर्ष निकाला क्या, कि पोटैटो के अंदर क्या है, पोटैटो के अंदर स्टार्च है, आलू में स्टार्च है, पोटैटो कंटेन स्टार्च। तो ये एक निष्कर्ष है जो हमारे ऑब्जर्वेशन अवलोकन के बाद निकल कर आया। तो यहाँ पर ए हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और बी हमारा इन्फ्रेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, ए अवलोकन और बी हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम पीछे तक पढ़ते आ रहे थे कि ऑल्टरनेट मिसकंसेप्शन बच्चे के अंदर जो वैकल्पिक धारणा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बुक में कुछ और लिखा है लेकिन बच्चा कुछ और सोच रहा है और उसको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो मिसकंसेप्शन होती हैं ऑल्टरनेट, इनको दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है टीचर के लिए, क्योंकि बच्चा जो देखता है बस वही मान लेता है और जो बुक में लिखा है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब जैसे यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है। वाइल डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन क्लास 6, लर्नर सेज दैट, जल के गुणों पर चर्चा करते हुए कक्षा 6 के शिक्षार्थी ने क्या कहा कि वाटर इन द ड्रेन इज ब्राउन इन कलर, हैंस द कलर ऑफ वाटर इज ब्राउन। नाली का जो जल का रंग है वो भूरा होता है, इसलिए जल का रंग भूरा है। जबकि बुक में क्या लिखा होगा, वाटर की जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे, जल की जो गुण हैं वो पढ़ रहे होंगे, तो उसमें लिखा होगा जल जो होता है वो रंगहीन होता है, वाटर इज कलरलेस। लेकिन अब बच्चा बुक की स्टेटमेंट को नहीं मान रहा, बच्चा जो देख रहा है सिर्फ उसे मान रहा है कि नाली का रंग जो होता है वो ब्राउन है तो इसलिए वाटर का कलर ब्राउन है। तो ये उसकी क्या है, ऑल्टरनेट मिसकंसेप्शन है। अब इसको दूर करना बहुत मुश्किल है। तो इस केस में टीचर को क्या करना चाहिए, साइंस टीचर रेस्पॉन्स शुड बी, विज्ञान के शिक्षक की प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इग्नोरिंग द स्टेटमेंट। अगर ऐसे इग्नोर कर देंगे बच्चों के मिसकंसेप्शन को तो उनकी जो गलत धारणा है वो बनी रहेंगी और कहीं ना कहीं वो साइंस जो आगे उन्हें फ्यूचर में करना होगा उससे बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। असर्सिंग दैट हिज लॉजिक इज इनकरेक्ट, बच्चों को तुरंत मुंह पे बोल देना, निश्चयपूर्वक कहना कि यह तर्क सही नहीं है, कि बुक में तो भाई ये लिखा है वाटर इज कलरलेस, तुम्हारा तर्क ही गलत है। नहीं, उसको ऐसे नहीं बोलना, उसका तर्क गलत है, उसको एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ के थ्रू कर कर बताना है ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैं गलत नहीं था। फिर बच्चों को ये रियलाइज़ होगा कि हाँ मतलब मैम भी सही थी और मैं ही समझने में क्या कर रहा था, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा था। मतलब इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बच्चे को मना कर दिया, ये भी निगेटिव पॉइंट होता है। एम्फेसाइजिंग दैट वाटर इज कलरलेस, अब टीचर यहाँ पर एम्फेसाइज कर रही है कि बुक में तो भैया ये लिखा है कि वाटर कलरलेस, अब तुम मुझसे बहस कर लो। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जोर दे रहे हैं, इनको कह रही है कि जल जो है वो रंगहीन है, तो इससे तो बहस और क्लास में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और बच्चे का जो मिसकंसेप्शन है वो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी निगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पहले हमने बच्चे के रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट किया, प्रतिक्रिया जो उसने दी उसको टीचर स्वीकार करे और उसका जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के लिए जो लॉजिक है वहाँ पर एक्सप्लेन करे, तर्क की व्याख्यान करे। वो क्या कर सकती है, वाटर को लेकर आएगी, उसमें कोई पिंक कलर का सॉल्यूशन डाल देगी तो पानी का कलर पिंक हो जाएगा। तो अब टीचर के अब देखो ब्राउन कहाँ रहा, अब तो पिंक हो गया। तो वहाँ पर फिर वो समझाएगी एट लास्ट कि वाटर कलरलेस है, उसमें जैसा सब्सटेंस आप डालेंगे वो वैसा कलर जो है वहाँ पर ले लेगा उस सब्सटेंस का। तो कहीं ना कहीं बच्चे के ये जो है इस तरह से समझ में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इन ऑर्डर टू कैटर टू द स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, जो बच्चे मतलब गिफ्टेडनेस मतलब सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट डिजायरेबल टू बी यूज्ड इन साइंस क्लास। लीस्ट लिखा है, बच्चे यही तो भूल जाते हैं एग्जाम में, बच्चे सोचेंगे बेस्ट डिजायरेबल, पता नहीं हमारी आंखों को क्या हो जाता है एग्जाम में। और ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, मैंने भी बहुत एग्जाम दिए हैं, इतने प्रेशर में होते हैं हमको ये लीस्ट डिजायरेबल दिखाई नहीं देगा, पता नहीं कहाँ से हमको ये दिख जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल यूज इन साइंस क्लासरूम। तो हम अपोजिट देख लेते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि विज्ञान की कक्षा में कौन सा सबसे कम वांछनीय है, सबसे निगेटिव पॉइंट जो है यहाँ पर हमें बताना है, जो उसके लिए बच्चों के लिए होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड असेसमेंट, मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए गिफ्टेडनेस बच्चे की जब बात कर दी है तो कहीं ना कहीं ये कैसी कक्षा है, समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम में जहाँ पर मल्टीपल तरह के बच्चे हैं। कुछ इंटेलिजेंट गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, कुछ अदर एक्टिविटी में अच्छे हो सकते हैं, कुछ आर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा वीक भी हो सकते हैं। तो ये है आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम। तो अगर इस क्लासरूम का करिकुलम एक सा होगा और सबको असेसमेंट आकलन करने का तरीका भी स्टैंडर्डाइज होगा तो वहाँ पर कभी भी अच्छे से शिक्षा नहीं होगी, बच्चों में निगेटिविटी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अब टीचर यहाँ पर क्या कर सकती है कि जैसे मैथ के 2 क्वेश्चन दे रही तो जो वीक बच्चा है उसको थोड़ा आसान क्वेश्चन दे दे और जो गिफ्टेड बच्चा है उसको क्या करे, थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन वहाँ पर दे ताकि वो क्लास में क्या करे, अपने क्वेश्चन को करता रहे और उनको डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग ही जो है कैरिकुलम और उनका आकलन जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर यही जो है आपका लीस्ट डिजायरेबल पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी एकेडमिक अचीवमेंट एक्टिविटीज़, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट, ये तो सब चीज़ें कराई जाती हैं। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विस्तृत परिप्रेक्ष्य की व्याख्या हेतु अवसर देना, जो वो सोच रहा है गिफ्टेड बच्चा उसको एक्सप्लोर करने के लिए मौका देना, उसको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दे रही है
ठीक है, ये सब चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, फिर से लीस्ट पूछ रहा है, प्रिफर्ड इन फैसिलिटेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इन साइंस, विज्ञान की किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने के लिए निम्न में से कौन से कथन पर अल्पतम प्राथमिकता होनी चाहिए, ये हमको बताना है। आस्किंग स्टूडेंट टू डिफाइन अ कॉन्सेप्ट, यही लीस्ट होगा। विद्यार्थियों को संकल्पना की परिभाषा करने के लिए कहना, कभी भी डेफिनेशन पर बल नहीं देना चाहिए। आपको पता है सीडीपी में भी हम पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर लीस्ट में आ जाएगा, लीस्ट प्रिफर्ड हो जाएगा। बाकी सारे पॉइंट जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। स्टूडेंट आस्किंग स्टूडेंट टू जनरलाइज अ कॉन्सेप्ट विद स्पेसिफिक एग्जांपल, वो कह रही है कि कॉन्सेप्ट को भी जनरलाइज करो और एक एग्जांपल भी दो। ठीक है, फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल। आस्किंग स्टूडेंट टू गिव नॉन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ और एग्जाम्पल दो उससे रिलेट करते हुए। आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड, यहाँ पर ये सब कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग और आपका साइंस में बहुत ही अच्छे से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बच्चे खुद से सोच रहे हैं, खुद से चीज़ें कर रहे हैं, अपने शब्दों में बोलें। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हमें साइंस के कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाना है तो फर्स्ट पॉइंट ही यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह से हमने सारे ये पैडागोजी के क्वेश्चन देखे, कंटेंट के क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।